नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस तीसरे पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और इनका पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने वाले हैं। तो प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपके किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको आसानी से बन जाए, इनमें ज़्यादा समय ना लगे आपको, है ना। तो ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी सहायता से आप बहुत ही कम समय में इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए आज के ये वीडियो। अनुपात और समानुपात का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आ रहे हैं। ये तीसरा पार्ट है, ये भी उसी प्लेलिस्ट में आएगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में इसके 2 पार्ट पहले के देख सकते हैं आप, है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि ए जो है बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, बड़ा ही शानदार सवाल है। क्या दिया है, ए जो है बी से 40% कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बी को 100 मान लेते हैं तो ए कितना होगा, इससे 40 कम हो जाएगा, क्योंकि जो 100 का 40% होगा वो कितना होगा, 40 होगा। यानी इससे 40 कम कर दीजिए, तो 40 कम करने का मतलब क्या है कि ये कितना होगा, 60 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। कह रहा है, अच्छा सॉरी, अधिक है ना, अधिक है तो 100 से 40% अधिक करिए, तो 100 से 40 अधिक कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि B जो है C से 20% कम है। अगर हम C को 100 माने तो B कितना हो जाएगा, C से 20% कम, यानी 20 कम। तो 20 कम का क्या मतलब है, 100 से 20 कम करिए तो 80 हो जाएगा। यानी B हमारा 100 तो A जो है वो 40 होगा। यानी A और B का जो अनुपात होगा, A अनुपात B, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, A का वैल्यू है 140, है ना, 140, और C का वैल्यू, B का वैल्यू है कितना, 140, है ना, 140। चलिए 140 और B का वैल्यू कितना है, 100 है, कोई दिक्कत नहीं। इनको अगर काट दें हम तो काटेंगे तो कैसे कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया। अगर आप 2 से काटना चाहें तो 2 सत्ते 14, है ना, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी 7:5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब B और C का अनुपात देखिए, तो B अनुपात C कितना हो जाएगा, B है हमारा 80 और C हमारा कितना है, 100 है। इसको 0 के इसलिए काटे हैं क्योंकि अनुपात का मतलब बटा होता है ना। तो इस A और B को थोड़ा सा हम समझा देते हैं यहाँ पर। इस A अनुपात B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A बटा B बराबर कितना, 140/100, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसीलिए इनको यहाँ पर काट दिए हैं हम। देखिए ये 0 से 0 कट गया। अब इसको अगर हम 2 से काट दें तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी 4:5 आ जाएगा। तो A B का अनुपात 7:5, B और C का अनुपात 4:5 आ गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है A और C का अनुपात। तो देखिएगा B इसमें कॉमन है, तो अगर A और C यानी शुरू वाला और लास्ट वाला निकालना हो तो कुछ नहीं करना है। देख लीजिए A अनुपात C पूछ रहा है ना, A अनुपात C, तो A अनुपात C निकालने के लिए दोनों को गुणा कर दीजिए। कैसे, 7/5, है ना, 7/5, ये ट्रिक है इसका, गुणे 4/5, 4/5, है ना। बस इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 और बटे 5 पचम 25, यानी अनुपात में क्या बनेगा, 28:5, 28:25, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए सही हो रहा है। यहीं पर अगर आपसे तीनों का अनुपात पूछता तो आप कैसे निकालते, देखिएगा। तीनों का अनुपात अगर आपसे पूछता है ना, A B और C तीनों का अनुपात, तो देखिएगा हमको अगर A अनुपात B अनुपात C निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, A निकालने के लिए देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। A निकालना है अगर तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात B निकालना होगा तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, यानी 4 और 5 का, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हमको C निकालना है तो हम इसको गुणा करेंगे,
ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5 पचम 25 हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ से भी आप बता सकते हैं, यहाँ से भी आप बता सकते हैं कि ए और सी का अनुपात क्या होगा। ए हमारा 28 है, सी हमारा 25 है, तो 28:25 यहाँ से भी आप बता सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा और कैसे ट्रिक लगाए हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न, शानदार प्रश्न देखने वाले हम लोग, तो वीडियो को ज़रूर है कि पूरा देखिएगा, है ना। अगर आप बीच में छोड़ कर जाते हैं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं हम। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्याएं मान लीजिए कि ए और बी हैं, है ना। तो दो संख्याओं का जो अंतर है वो क्या कह रहा है, उनके योग का 45% है। तो इन दोनों का योग कितना होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। का 45% का मतलब गुणा, और 45% का मतलब अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो परसेंटेज की जगह पर लग जाएगा बटे 100। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 5 से काट दीजिए। अगर हम ए प्लस बी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इधर आके बटे में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी हो गया ये, है ना। और इक्वल टू, इसको अगर हम 5 से काट दें तो 5 नहीं हो 45, और इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा, 9/20 आ गया। अब देखिए, a माइनस बी का वैल्यू 9 है, a प्लस बी का वैल्यू 20 है। क्या आप यहाँ से a और b का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिएगा, जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो, जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो अगर हमको x निकालना है यानी a यहाँ पर निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर, भाई a माइनस बी का वैल्यू क्या है, 9 है। a माइनस बी का वैल्यू 9 है, और a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 20 है। तो यहाँ पर तो आप विलोपन लगा सकते हैं या प्रतिस्थापन लगा सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट ट्रिक भी होता है। जब ऐसे प्लस में हो और माइनस में हो, अंतर हो और जो योग हो, तो आप इनको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी a निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव वाला है उसको निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, है ना। और 2 से भाग, ठीक है। अगर वहीं पर b निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो यहाँ पर 20 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11/2, तो a और b का वैल्यू आ गया। अब हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, a है। देख लीजिए अंतर यहाँ पर आया भी है, 29/2 अधिक ही ना होगा, 14.5 होगा, और 11/2 कितना होगा, 5.5 होगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या a है, यानी a अनुपात b हमको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, 29, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29/2 अनुपात a कितना, 11/2। 2 से 2 नीचे से कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा ये, 29:11 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ पर 9/20 आ गया, और आंसर में भी हमको अनुपात में दिया है 20 और 9 और 9 और 20, तो इन दोनों में से किसी एक को टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये भाई योग और अंतर का अनुपात आया है, ये उन संख्याओं का अनुपात नहीं आया है। संख्याएं हमारी कौन सी हैं, a और b ना हैं, तो a और b का वैल्यू निकाल के फिर हमको अनुपात निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपका सही आंसर आ पाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का अनुपात पूछता तो उल्टा हो जाता। छोटी संख्या क्या थी, b थी, यानी b अनुपात a निकालना होता तब हमको, और b अनुपात a इसका उल्टा होता है, यानी 11/29 होता। बात समझ में आना, 11/29 हो जाता। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है, यदि a का 1/3वां हिस्सा, अब ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है, इसको हम लोग अच्छे समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और साथ में इसका ट्रिक भी देखेंगे हम लोग। कह रहा है यदि a का 1/3वां हिस्सा b के 1/5वें हिस्से व c के 1/2वें हिस्से के बराबर है, जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे लिख दीजिए। कह रहा है a का 1/3वां हिस्सा, यानी यहाँ पर 1/3 ऑफ a, और b का 1/5वां हिस्सा,
तो 1/5 ऑफ बी और सी का 1/2वां हिस्सा यानी 1/2 ऑफ सी के बराबर है, यानी ये तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब तीन चीज़ें बराबर हों या जितने भी कह लीजिए अगर बराबर हों तो ए बी सी का जो अनुपात होता है वो क्या हो जाता है, उन्हीं का उल्टा हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा फिर से, जो ए बी और सी अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो इनका जो कोफिशिएंट होगा, ए का कोफिशिएंट क्या है 1/3 है, बी का कितना है 1/5 है और सी का 1/2 है। तो ए और बी और सी तीनों का जो अनुपात आएगा ए बी और सी, है ना, ध्यान से समझते जाइएगा। अगर तीनों बराबर है तो जो इनका अनुपात होगा वो इन्वर्स हो जाएगा यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3 का उल्टा क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना भाई। अगर 3 रहता तो उसका उल्टा 1/3 होता, यहाँ पे 1/3 है तो इसका उल्टा करिए, तो ए का अनुपात जो होगा वो क्या होगा 1/3 का उल्टा हो जाएगा यानी इसके गुणांक का उल्टा। बी का अनुपात इसका उल्टा होगा यानी 1/5 का उल्टा 5 हो जाएगा और सी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा सही हो रहा है, ए बी सी तीनों का अनुपात, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको तो आप देख कर भी बता सकते थे कि बड़ा आसान है, बड़ा आसान है ये। ठीक है, चलिए, लेकिन ऐसे आसान बनाने के लिए आपको ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है, इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। बात क्लियर हो गई, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके का एक आध दो और प्रश्न देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न वैसा ही प्रश्न है जैसे हमारा पिछला वाला प्रश्न था। आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश कर सकते हैं बनाने का, ठीक है, और ज़रूर ट्राई भी करिए। देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है ए का 2/3वां हिस्सा, यानी क्या कह रहा है 2/3 ऑफ ए, बी के 4/5वें हिस्से यानी 4/5 ऑफ बी और सी का 1/2वां हिस्सा यानी 1/2 ऑफ सी। ये तीनों क्या है, कह रहा है कि बराबर है, ठीक ना। तो इनको सबको बराबर कर देंगे। अब तीनों बराबर हो गए तो अनुपात बताना है हमको। तो अनुपात कैसे बताते हैं, ए बी और सी का जो अनुपात होगा, हमने क्या बताया था आपको, सबको उल्टा कर देना है। जो भी इनके कोफिशिएंट है उनका उल्टा कर दीजिए। तो 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। फिर बी क्या होगा, 4/5 है कोफिशिएंट तो इसका उल्टा 5/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए, जो अनुपात होता है ना, अनुपात जो है वो कभी ऐसे अकेले में नहीं, मतलब फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है। तो इसको क्या करेंगे, हम पूर्ण संख्या में बदलेंगे। क्या करेंगे, नीचे जो भी है उन सभी का एलसीएम ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा एक मिस्टेक हो गया है, ये है ना, यहाँ पर कितना होगा 5/4 होगा, है ना, क्योंकि 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। चलिए, अब 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिएगा कितना हो जाएगा, ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3/2 है ना। फिर 4 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 5/4 है ना। और अनुपात यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये 2 बार में कट गया तो 2 × 3 = 6 हो गया। ये अनुपात 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 5 बचा और ये 4 दूनाई के 8 हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर 6:5:8 आ जाएगा। यही होगा आपका ए बी और सी का अनुपात, है ना। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर बन जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी रेशियो को यानी अनुपात को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ा जाता है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ा जाता है। बात क्लियर हुआ ना।
उसको क्या करिए, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लीजिए और इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, है ना। और 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर आ गया पूर्णांक में 6:5:8। यही आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है यदि a का 2 गुना, वही काम करना है जैसे हमने पिछले वाले में किया था, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं दिया है, ये बोला है कि दुगुना तिगुना 4 गुना है ना। यदि a का 2 गुना, तो a का 2 गुना क्या होगा, 2a हो जाएगा। b के तिगुने यानी 3 of b और c के 4 गुने यानी 4c के बराबर है, यानी ये सारे के सारे बराबर हैं। तो a b और c का अनुपात बताना है, तो a और b c का अनुपात नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा, हमने क्या बोला था कि जो भी होगा उनका आप अगर तीनों के तीनों बराबर हैं तो उनके कोफिशिएंट का उल्टा कर दीजिए। तो इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना। फिर इसका कोफिशिएंट कितना है, 4 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में है तो अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, अभी अभी हमने बताया है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2, 3 और 4 इन सभी का जो एलसीएम होगा लघुत्तम समापवर्त वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का सभी में मल्टीप्लाई करिए तो 12 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12/2 हो जाएगा यानी 6 आ गया, ठीक है। फिर इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई करिए तो 12 × 12 12/3, तो 12/3 का अर्थ हुआ 4। इसमें 12 का तो 12/4 यानी 3 हो गया। तो क्या आंसर आएगा, 6, 4, 3, यानी a और b c का अनुपात क्या होगा, 6, 4, 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा, यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, एकदम दंड से लगा सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। चलिए ये प्रश्न तो इस तरह के प्रश्न हमने देख लिए। आप थोड़ा सा अलग तरह के प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलिएगा, देखते हैं। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया गया है, यदि m का 25% बराबर है किसके, n के 20% के, तो m और n का अनुपात क्या होगा यहाँ पर बताना है। बड़ा आसान सा है, बहुत आसान है ये, ठीक है। देखिएगा का मतलब आप जानते हैं कि गुणा होता है ना, तो ये भी गुणा ये भी गुणा, यानी n गुणे 25% m गुणे 25% और n गुणे 20% हो गया। क्या आप दोनों साइड से परसेंट को काट सकते हैं, तो ये परसेंट कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी आप 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और इसको भी आप 5 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा। n को आप इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, m इधर गुणा में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा, यानी m/n बराबर, इस 5 को इसके बटे में ले जाइए यानी ये हो जाएगा 4/5। बस यहाँ पर अनुपात आपका आ गया 4:5, है ना। तो m और n का अनुपात पूछा था तो यहाँ से m/n का मतलब क्या है कि m/n, है ना, और ये हो जाएगा 4:5। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही आंसर बन जाएगा। इस तरीके से इसको तो आप देखकर भी बता सकते हैं चुटकियों में एकदम, है ना। चलिए तो ये सवाल भी आसान सा था ये सवाल। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है यदि a + b का 15%, a - b का 25% है, तो a और b का अनुपात बताना है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसका अर्थ होता है गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परसेंट से परसेंट कट गया क्योंकि दोनों बराबर है तो कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 3 = 15 ये हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 5 = 25 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया क्या, a + b, और इस a - b को हम इधर ले आते हैं तो हो जाएगा ये बटे में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया कितना, a - b बराबर, इधर तो था ही 5, ये इधर बटे में जाएगा तो ये बटे 3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए a + b का वैल्यू 5 है, a - b का वैल्यू कितना है, 3 है,
तो क्या आप यहाँ से a नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। a प्लस बी a माइनस बी, वही फंडा आ गया। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ कर आधा। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 का आधा कर दीजिए, यानी ये हो गया 4। तो a हमारा 4 आया है। और यहाँ पर क्या निकालना है हमको? b निकालना है। तो b मतलब दोनों को घटा कर आधा, तो घटा दीजिए। तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी इन दोनों में अनुपात क्या बन गया हमारा? तो अनुपात बन गया 4:1 का, है ना? क्या 4:1 का अनुपात बन गया a और b में। a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू यहाँ पर 1 है। अनुपात क्या बना? 4:1, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए आप जल्दबाजी में ए को मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ए यहाँ पर 1 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, तो टिक कर सकते हैं, है ना? जल्दबाजी में तो थोड़ा सोच समझ कर लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है? अगर b अनुपात a पूछता तब 1:4 होता। यहाँ पर a और b का अनुपात पूछ रहा है तो 4:1 हो जाएगा, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बड़ा ही मस्त सवाल है ये। दिया गया है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं किस अनुपात में है? यहाँ पर 7, 9 और 12। भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या क्या है? 7, 9 और 12। बड़े गौर से समझिएगा इस सवाल को, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है ये। अनुपात में है सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा में 15 सेंटीमीटर का अंतर है। अब यहाँ पर समझिए, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? जिसका अनुपात 12 है। सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? जिसका अनुपात 7 है। अगर इन दोनों में अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। यही अंतर आपको दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर। यानी बड़ी में से छोटी भुजा में जो अंतर है, बड़ी और छोटी भुजा के लंबाइयों में जो अंतर है वो कितना का है? 15 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम यहाँ पे अनुपात में देखें तो अनुपात में कितना अंतर है? तो 12 में से 7 गया, 5 का अंतर है। और यही 5 का अंतर किसके बराबर है? 15 सेंटीमीटर के बराबर है। ये अनुपातिक मान है और ये इसका ओरिजिनल लंबाई है, ठीक है? अब यहाँ पर 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15/5, 15/5 हो जाएगा। तो 15/5 का अर्थ क्या होता है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है? इसको अब यहीं पर रखिए। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 12 यूनिट है ना? देख लीजिए अनुपात क्या है? 12 है। तो सबसे बड़ी भुजा 12 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 12 यानी 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर बन जाएगा इसका, ठीक ना? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते रहेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। देखिएगा क्या दिया है। यदि ए, बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 में दिया गया है। ए और सी का कुल वार्षिक आय कितना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 80, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख रुपए है। तो बी की मासिक आय पूछा है। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करेंगे। देखिए क्या गलती करेंगे वो बताएंगे अभी आपको, ठीक ना? देखिए ए, बी, सी का वार्षिक आय का अनुपात क्या दिया गया है? 1:3:7, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है ए और सी, तो ए और सी कौन कौन से होंगे? ये वाला और ये वाला, है ना? तो ए और सी का टोटल कितना हुआ? 7, 1, 8 हुआ। और यही कितना दिया है? यही आपको दिया है 8 लाख, है ना? 8 लाख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 8 लाख हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? क्योंकि ए और सी टोटल मिलाकर ए और सी का कुल वार्षिक आय कितना दिया गया है? यहाँ पर 8 लाख दिया गया है। तो ए और सी का अनुपात में योग कितना होगा? 1 और 7 होगा, क्योंकि ये ए है ये सी है। तो ये हो गया 8, यानी 8 का ही वैल्यू कितना दिया है? 8 लाख दिया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, है ना भाई? बटे 8 कर दीजिए तो 1 लाख आ गया। अब देखिए
एक यूनिट का वैल्यू 1 लाख आया तो हमको पूछ रहा है बी, तो बी कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, यही तो हमारा बी है, यही ना हमारा बी है, ये वाला। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 लाख है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि बी हमारा 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 लाख। कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 यूनिट का वैल्यू 1 लाख तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 लाख हो गया, है ना, ये इतना हो गया। अब देखिए पूछ रहा है बी की मासिक आय क्या होगी। अब बच्चे ढूंढेंगे यहाँ पर कि इसमें तो 3 लाख दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात और तो गौर करिए कि हमको पूछ रहा है मासिक आय, ये आया है हमारा, ये है वार्षिक आय, है ना। 3 लाख बी का वार्षिक आय है, क्योंकि अनुपात जो है वार्षिक आयों का दिया गया है। बात क्लियर हुआ ना। तो इसका जब मासिक आय निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो एक महीने का निकालने के लिए हम 12 से इसमें डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगी ये 12 दूना 24, बचा कितना 6, तो यहाँ से 12 पंचे 60 और 3 जीरो लगा दीजिए, यानी 25,000 आपका आंसर होगा। तो बी की जो मासिक आय हो जाएगी वो कितनी होगी? 25,000। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही आंसर अगर आप लगाते हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए बड़ा आसान सा था ये, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ है अनुपात और समानुपात की तो आप इसको आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर हो गया बात। चलिए एक आध प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। दिया गया है एक धनराशि को P, Q और R में किस अनुपात में बांटा गया है? 2, 5 और 7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक है तो P का हिस्सा बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिएगा किस अनुपात में दिया गया है? 2, बड़े गौर से समझिएगा, है ना, 2 अनुपात 5 अनुपात 7 में बांटा गया है। ये है P का हिस्सा, ये है Q का हिस्सा और ये है R का हिस्सा। कह रहा है P और R का कुल हिस्सा, तो P और R का कुल हिस्सा कितना होगा? दोनों को देख लीजिए, टोटल इनका हिस्सा कितना हुआ? अनुपात में अगर देखा जाए तो 2 और 7 9 हो गया। और Q का हिस्सा कितना है? 5 है। यानी P और R का, P प्लस R का जो टोटल हिस्सा है वो कितना हुआ? 9 हो गया, है ना। और Q का जो हिस्सा है वो कितना है? 5 है। ठीक है, Q का हिस्सा जो है वो 5 है, यहाँ पर ये 9 है, ठीक ना, यहाँ पर ये 9 है। अब देखिए कह रहा है P और R का कुल हिस्सा जो है Q के हिस्से से 800 अधिक है, ऐसा कह रहा है। यानी ये बात ये बता रहा है कि P और R का जो भी हिस्सा है और Q का हिस्सा, उनमें जो अंतर है वो कितने का है? 800 रुपये का है। या फिर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसकी भाषा से करिए। इसका भाषा ये कह रहा है P और R का जो कुल हिस्सा है वो किसके बराबर है? Q के हिस्से से कितना अधिक है? 800 अधिक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ? P प्लस R और Q को इधर ले आएंगे तो माइनस Q बराबर कितना? 800। यही तो हमको चाहिए, मतलब इन्हीं दोनों का जो अंतर है, देख लीजिए P प्लस R माइनस Q, इन्हीं दोनों का अंतर कितना होगा? 4। यानी इसी 4 का मान हमको कितना दिया है? 800, है ना। तो 4 का मान 800 है, 800 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 800 बटा कितना? 800 बटा ये हो जाएगा आपका 4, है ना। तो कितना हो गया ये? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 200। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? P का हिस्सा कितना होगा? तो P का हिस्सा 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 गुणे 200, 2 गुणे 200, यानी आपका आंसर यहाँ पर 400 आ जाएगा। तो P का हिस्सा कितना रुपया होगा? 400 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न बोलता है वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर खटाक से आ जाएगा। यहाँ पर दिया क्या था? दोनों का अंतर दिया था। कह रहा है P और R का जो कुल हिस्सा है, टोटल हिस्सा, वो Q के हिस्से से 800 रुपया अधिक है।
हमने वही चीज़ किया यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि पी और क्यू, पी आर और क्यू में जो अंतर है वो कितने का है, 4 का। यानी 4 का ही वैल्यू 800 दिया है, तो 1 का वैल्यू 800/4 यानी 200 हो गया। पी का हिस्सा कितना है, 2 है, तो एक हिस्सा, एक यूनिट आया कितना, 200, तो 2 यूनिट कितना होगा, 400 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहीं पर अगर आपसे क्या पूछता कि Q का हिस्सा कितना होगा, तो Q का हिस्सा कितना है, 5 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होता, 5 × 200, यानी ये हो जाता 1000 रुपये। तो Q को कितना मिला, 1000 रुपये। ऐसे ही हम R का भी निकाल लेते हैं, तो R का हो जाता 7 दूना 1400 रुपये, ठीक ना। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही शानदार प्रश्न किए हैं, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे प्रश्नों में कहीं भी गलती नहीं होगा, अनुपात और समानुपात के खासकर, ठीक ना। चलिए फिर आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप देखिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो भाई लोग जल्दी जल्दी करिए, है ना। तब तो हम यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वहीं से हमको मोटिवेशन मिलता है। जब आप अच्छे से वीडियो पे रिस्पॉन्ड करेंगे, अच्छे से देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़वाएंगे, तब तो हमको अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए फिर, पता है कि आप लोग शेयर कर ही देंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी आप लोग ख्याल रखिए। जय हिंद।